हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्द मांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए, सीएस या सीएमए वाले स्टूडेंट जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स देने वाले हैं, उन लोगों के लिए सर मैं आप लोगों के लिए जीएसटी के अमेंडमेंट्स लेके आया हूं जो स्पेसिफिकली नवंबर और दिसंबर के लिए आए हैं सर। मई के लिए जो अमेंडमेंट्स आए थे, जून के लिए जो अमेंडमेंट्स आए थे, वो मैंने पहले ही ऑलरेडी कवर कर लिया था अमेंडमेंट लेक्चर में। सर नवंबर दिसंबर के कुछ अमेंडमेंट्स है जो आपको कवर करना चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशंस दिए, कुछ इंसर्ट हुए और कुछ अमेंड हुए। सर कुछ इसमें से काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसा है कि एक बार ऊपर से भी देख के चलोगे तो चल जाएगा एग्जाम के लिए। तो आप आराम से ध्यान से सुनना। ये अमेंडमेंट की शीट मैं टेलीग्राम में सर शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों के पास ये शीट भी रहे। बट आपकी ड्यूटी ये बनती है कि सर आप मेरे साथ ध्यान से सुनो। अगर आपने अमेंडमेंट ध्यान से सुन लिया तो बहुत सारी अमेंडमेंट तो ऐसा है कि सुन के ही दिमाग में बैठ जाएगी, आपको उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ अमेंडमेंट ऐसी है जिसके लिए मैं आपको बोलूंगा नोटिंग कर लो साथ में, ज्यादा अच्छा है सर। आपके पास रहेगा, चीजें लिखी हुई रहेगी तो अच्छा रहेगा। आराम से ध्यान ध्यान से सुनना, काम को लेके सुनना। और सर जरूर अगर पसंद आए तो लाइक करना और फ्रेंड्स तक शेयर करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सर, टाइम वेस्ट नहीं करते। और सर मैंने पहले ही बताया था अभी अपनी क्या चल रही है सर, इनकम टैक्स और जीएसटी की रिवीजन, लास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, सीए वालों के लिए और सीएमए वालों का भी लास्ट है सर। उसके बाद सीएस वालों का तो नया सिलेबस दिसंबर से स्टार्ट भी हो गया। तो लास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है और प्लस टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो फटाफट ध्यान दो, पढ़ते हैं ताकि हर चीज कवर हो। तो हर चीज अमेंडेड पढ़ के अपन टेस्ट वगैरह देंगे तो अपनी क्वालिटी ऑफ जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जीएसटी के बेसिक चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। आते हैं सर चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी। इतना बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, बट सर कुछ बात ध्यान रखने वाली बात है। ये सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर नंबर 1 आया है सर, नया सर्कुलर इशू है, क्लैरिफिकेशन आई है सर। अब मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन समझाने से पहले कुछ चीज चाहता हूं आप मेरे तरफ ध्यान दो और समझो। एग्जाम्पल देके समझाता हूं, ध्यान से सुनना, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, वर्धमान सर के पास कार है। ठीक है, वर्धमान सर के पास स्विफ्ट कार है। ठीक, हर साल मेरे को इसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है फेब में। सर मैंने गाड़ी परचेज की थी फेब में, तो मेरे को हर बार गाड़ी का इंश्योरेंस कराना पड़ता है फेब में। अब मान लो वर्धमान सर लास्ट ईयर, मतलब मान लो एक बार के लिए प्रीवियस ईयर 22-23 में पूरा गाड़ी चलाए और गाड़ी एक बार भी कहीं ठुकी उकी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब मैं फैब में इंश्योरेंस कराने गया तो इंश्योरेंस वाले ने मेरे को बोला भैया सुनो, आपका इंश्योरेंस का चार्जेस लगेगा 20,000। मैं बोला ठीक है यार, इंश्योरेंस का 20,000 दे दूंगा। वो बोला नहीं सर, मैं आपको कुछ अच्छी चीज बता रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। मैं बोला बताओ। तो उसने बोला सर आपसे मैं पूरा 20,000 नहीं लूंगा, मैं आपको 2,000 का डिडक्शन दे दूंगा सर। मैं बोला ये 2,000 क्यों डिडक्ट कर रहे हो और आप मेरे से 18 ही लोगे? वो बोले हाँ हम आपसे 18 ही लेंगे और 2,000 हम आपका डिडक्ट कर देंगे। तो मैंने पूछा ये 2,000 काय का डिडक्ट किए? बोले सर एनसीबी है। मैं बोला ये क्या होता है? इन्होंने बोला सर नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस। अब मैं बोला ये क्या होता है? उन्होंने बोला सर साल भर आपने गाड़ी चलाया, एक बार भी गाड़ी में इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लिया, आपकी गाड़ी एक बार भी ठुकी ही नहीं, तो सर उस केस में कंपनी आपको फायदा देती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको फायदा देती है कि सर आपने एक बार भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया तो हम 2,000 रुपए का आपको नॉन क्लेम बोनस देते हैं। मैं बोला यार ये तो बढ़िया है। अब जैसे ही ये नॉन क्लेम बोनस दिए तो ये मेरे लिए फायदा हो गया। अब जैसे ही फायदा हुआ, सर जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला, ध्यान से सुनना, जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला सर ये 2,000 रुपए सप्लाई है। मैं बोला यार ये 2,000 सप्लाई कैसे? वो बोले सुनो, इंश्योरेंस कंपनी आप गाड़ी के इंश्योरेंस नहीं क्लेम करने का आपको 2,000 रुपए दे रही है बेनिफिट। बोला बात तो सही है, मैंने 2,000 रुपए मुझे क्यों मिला? क्योंकि मैंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया। तो सर कुछ नहीं करने का पैसा मिल रहा है, एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कुछ नहीं करने का पैसा मिला। तो सर जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला ये सप्लाई है और इस पे जीएसटी लगेगा। अब ये दिक्कत थी सर। अब ये मैटर बहुत बड़ा है सर, क्योंकि प्रैक्टिकली पूरे इंडिया में लोग गाड़ी चला रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं सर जो एनसीबी क्लेम करते हैं और अभी तक तो किसी पर्सन ने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि सर ये एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट है और इस पे जीएसटी होना भी चाहिए। जीएसटी डिपार्टमेंट बोला भैया सुनो, ये चीज पे जीएसटी नहीं होना चाहिए। देखो आओ, इन्होंने यही क्लैरिफाई किया
इसी के से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दिया। देखो, एज पर द प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन द इंश्योरेंस सेक्टर, द इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट, देखो सर, डिडक्ट नो क्लेम बोनस फ्रॉम द ग्रॉस प्रीमियम अमाउंट, जितनी भी हमारी ग्रॉस प्रीमियम अमाउंट रहती है, हमारे केस में 20,000 था, व्हेन नो क्लेम इज मेड बाय द इंश्योरेंस पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस इंश्योरेंस पीरियड। सही बोला है। द कस्टमर इंश्योर्ड procures इंश्योरेंस पॉलिसी टू इंडेमनीफाई हिमसेल्फ फ्रॉम एनी लॉस, कोई भी आदमी इंश्योरेंस क्यों ले रहा है सर? अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। And is not under any contractual obligation not to claim insurance, देखो सर, not to claim insurance claim during the period covered under the policy in lieu of the no claim bonus। सिंपल सी बात ये बोल रहा है सर, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी पर्सन साल भर में इंश्योरेंस मत ले, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जो पर्सन चाहे इंश्योरेंस ले सकता है, प्रोवाइडेड उसकी गाड़ी ठुक गई हो या जो भी केस हो, और सर वो चाहे तो सर इंश्योरेंस ना भी क्लेम करे, ठीक है। और अगर कोई पर्सन चाहे तो नॉन क्लेम बोनस ना भी ले, उसकी इच्छा। तो देखो इन्होंने क्या बोला, इट इज देयर फॉर क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन द फॉर्म ऑफ एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कुछ नहीं करने का, ठीक है, ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड नो क्लेम बोनस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी। सिंपल सी बात है। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसके लिए आप मुझे 2,000 दे रहे हो, तो जीएसटी डिपार्टमेंट बोला आओ भाई इस पे जीएसटी की बात है। तो बाद में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया और क्लैरिफिकेशन से बोला नहीं सर हम इसको सप्लाई नहीं मानते हैं और इस पे जीएसटी नहीं है। अच्छा हुआ क्लियर कर दिए, वैसे भी जनरली कोई इस पे जीएसटी देता नहीं था, कोई नहीं देता था, अभी तक लग ही नहीं रहा था जीएसटी, पर सर कारण ये था कि ये मैटर सामने आ गया, तो अच्छा हुआ इन्होंने क्लैरिफिकेशन देके क्लियर कर दिया। आई बात समझ? सिंपल सी बात। तो एट द क्रक्स हम क्या याद रखेंगे सर, नो नॉन क्लेम बोनस जो रहता है उस नो क्लेम बोनस के केस में सर आपके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं, उसे सप्लाई माना ही नहीं जा रहा है। आई बात समझ? ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल देके बताया, ठीक। आगे देखो, अगला दिया हुआ है चार्ज ऑफ जीएसटी। अब इसमें एक अमेंडमेंट है, देखा जाए तो ये इतनी बड़ी नहीं है, बट एग्जाम में थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकती है। पहले मैं आपको याद दिलाता हूं सर, पहले अपन लॉ याद करते हैं। लॉ क्या था? लॉ ये था सर कि हमने ये बोला था सर जब भी गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो रिवर्स चार्ज में होती है। अब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, ये अप्लाई होता था सर पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव में भी, ठीक है, ये सब तो पहले से कवर्ड थे। इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने लिख दिया सर कि कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल ये भी कवर्ड है। मतलब अब अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन सब केसेस में भी रिवर्स चार्ज रहेगा। जहां जहां गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को और रिवर्स चार्ज में होता था, वहां सब केसेस में अब कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स भी आएगा। तो आपको एग्जाम पर्पस के लिए याद रखना है, जैसे अपन गवर्नमेंट को याद रखते थे ना सर कि गवर्नमेंट ने किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया तो वो रिवर्स चार्ज है, वैसे ही कोर्ट और ट्रिब्यूनल को भी याद रखना कि अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने सर्विसेज प्रोवाइड की किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में बिजनेस एंटिटी जो है वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी देगा। समझ आई बात? ये चार्ज ऑफ जीएसटी में एक छोटा सा अमेंडमेंट था, इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। अगला देखो सर, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। ये पॉइंट जो सीए वाले हैं जिनका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पॉइंट बन सकता है, प्लस सीएमए वालों में भी एग्जेम्पशन का अगर क्वेश्चन आए तो बन सकता है, सीएस वालों से भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। अब एकदम बड़ा अमेंडमेंट नहीं है बट है, अमेंडमेंट तो है। एजुकेशनल सर्विसेज देखो, याद है हम पहले भी पढ़ के आते सर एजुकेशनल सर्विसेज तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होती है। इन्होंने क्या किया, एनटीए, देखो सर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका काम ये होता है सर, ये ऑल इंडिया बेस पे सर टेस्ट कंडक्ट करते हैं फॉर एंट्रेंस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सर ये यहां पर ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज है, इनके आप टेस्ट दोगे तो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस मिलते हैं।
एक स्टूडेंट बोला सर एक आध कोई एग्जांपल एनटीए का। सर ये लोग मेडिकल के एग्जाम्स कराते हैं, इंजीनियरिंग वाले एग्जाम्स कराते हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया वाले एग्जाम्स कराते हैं, बहुत सारे। आप एक बार एनटीए की वेबसाइट में जाना, आपको दिखेगा इतने सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। तो सरकार ने बोला भैया ये एनटीए को भी हम क्या मानते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कल के दिन जो एनटीए टेस्ट लेगा, ठीक है, वो सब टेस्ट जो कंडक्ट करेगा फॉर द एंट्रेंस रिलेटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो सब टेस्ट क्या रहेंगे, एग्जेम्प्ट रहेंगे। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी अमेंडमेंट है बट मेरे को लगता है अच्छी अमेंडमेंट है। एग्जाम में कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉइंट बना के पूछ सकते हैं सर कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एग्जाम कंडक्ट किया, ठीक है, फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या ये एग्जेम्प्ट है? यस ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, पहले एनटीए कवर्ड नहीं था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अब ये कवर्ड है। ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। आगे देखो, अब ये एक पॉइंट है जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर ये पहले भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी ये इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज एज अ रेसिडेंस, इसमें पहले भी जंग थी जिंदगी की, अब जंग तो और बढ़ गई है सर, क्योंकि इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन डाला है उसके बाद चीजें और बढ़ गई है। ठीक है, पहले मैं आपको याद दिलाता हूं हम कैसे पढ़ते थे सर। हमने ये बोला था सर, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज एज रेसिडेंस, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट होता है। ठीक, फिर हमने ये भी सीखा था, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज एज रेसिडेंस, जिस पर्सन को हम दे रहे हैं अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है तो उस केस में रिवर्स चार्ज है, ये हम पढ़ते थे सर। फिर हमने बोला था सर, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर कमर्शियल पर्पस है, तो वो तो आंख बंद करके टैक्सेबल है, कमर्शियल की तो बात ही नहीं आती, कमर्शियल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्सेबल है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, जंग ही नहीं थी जिंदगी की। पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन के बाद कुछ चीजें इंसर्ट किए, देखो इंसर्टेड, इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया। अब जब ये इंसर्ट किया है तो कहानी थोड़ी सी और बढ़ गई है। ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं, इसका एक प्रॉपर थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सर। ठीक है, देखो हम लिख लेते हैं रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। अब जब हम रेंटिंग की बात करेंगे तो बातें होगी सर, देखो ऐसे, आप इसको दो कैटेगरी में आराम से बांट सकते हो। सबसे पहला एज अ रेसिडेंस, यही तो दिया हुआ है ना सर, ये देखो, फॉर यूज एज अ रेसिडेंस, तो ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, यहां मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं, फॉर यूज एज रेसिडेंस। अब बात ये हो रही है सर, जब आप रेसिडेंस के लिए देते हो तो बात ये है आप किसको दे रहे हो। ठीक है सर, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो उस केस में सर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, सर अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो सरकार ने बोला भैया ये एग्जेम्प्ट है। ये मैं आपको पहले पुराना वाला याद दिला रहा हूं, ठीक है, ये उसके बाद नया वाला तो मैं आगे आपसे बात करूंगा, ये तो पहले पुराना वाला देख लो। ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर कमर्शियल है, फॉर कमर्शियल है तो ये तो आंख बंद करके टैक्सेबल है सर। अच्छा, टैक्सेबल भी कैसे, फॉरवर्ड चार्ज में, भूल मत जाना रिवर्स चार्ज नहीं है सर। ठीक है, फॉर कमर्शियल पर्पस है तो फॉरवर्ड चार्ज है, कोई टेंशन ही नहीं है, बात खत्म हुई थी यहां पर। ये हम पहले भी पढ़ रहे थे, यही चीज हम पहले भी सीखे थे, पर इन्होंने एक चीज और ऐड करी। अब जो ऐड करा वो देखो सर, प्लीज ध्यान देना, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, किसकी बातें हो रही है सर, ये रजिस्टर्ड पर्सन आदमी की बातें हो रही है। ठीक है, द रजिस्टर्ड पर्सन इज अ प्रोप्राइटर
of a proprietor concern and rent the residential dwelling in his personal capacity for use as his own residence, and such renting is in his own account and not that of the proprietor concerned shall be exempt. आराम से सर, आराम से ध्यान दो, क्योंकि यहां पर कुछ चीज इंपॉर्टेंट है. इसने क्या बोला? रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अभी भी रजिस्टर्ड पर्सन को ही दे रहे हैं. बट जो बंदा रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड पर्सन क्या होना चाहिए? पहला प्रोप्राइटर. सबसे पहली बात वो प्रोप्राइटर होगा सर, ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, एंड रेंट्स द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी. प्रोप्राइटर है, पर्सनल कैपेसिटी में रेंट पे दे रहा है, रेंट्स इन पर्सनल कैपेसिटी. ठीक है, फॉर हिज ओन रेसिडेंस, मतलब रेंट पे ले रहा है पर्सनल कैपेसिटी में, एंड सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट. ठीक है, ओन अकाउंट. ठीक है, ध्यान दो, नॉट दैट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न शैल बी एग्जेम्प्ट. तो अगर ये तीन बातें आप सेटिस्फाई करते हो तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अब इसको एक मिनट रुक के समझते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूं. देखो, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज ऑफ रेसिडेंस, सामने वाला पर्सन अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीए में एप्लीकेबल है. बट सर अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है बट वो रजिस्टर्ड पर्सन प्रोप्राइटर है, सर वो पर्सनल कैपेसिटी पे रेंट पे ले रहा है, और सर वो ओन अकाउंट से ले रहा है, प्रोप्राइटर अकाउंट से नहीं ले रहा है, खुद एज अ रेसिडेंस के लिए यूज करता है, तो सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट है. सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट है. तो एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर वो प्रोप्राइटर कंसर्न के नाम से ले लेता तो वो टैक्सेबल हो जाता, तो वो टैक्सेबल हो जाता. समझो मेरी बात. ठीक, फिर हम रेंट पे किसी को दिए सर फॉर द यूज ऑफ रेसिडेंस, और सामने वाला पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो तो वैसे भी सर अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट है, वो तो हम पहले भी पढ़ते थे. फिर अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल फॉर कमर्शियल पर्पस है तो वो तो वैसे भी टैक्सेबल है. इसमें आप ये याद रखना, मेरे को जो लगता है एग्जाम में इस वर्ड पे खेल जाएगा सर, ओन अकाउंट और प्रोप्राइटर अकाउंट. सर ओन अकाउंट है तो एग्जेम्प्ट है, प्रोप्राइटर अकाउंट होगा तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति में इंपॉर्टेंट. मेरे को लगता है अगर क्वेश्चन बना तो इसी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत गजब घुमाने का क्वेश्चन बनेगा. आपको जो एग्जाम में छेड़ेगा ना, मेरे हिसाब से इतने ही टॉपिक पे वो छेड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो अभी भी अनचेंज्ड है. ये वाले पार्ट में कोई फर्क पड़ा भी नहीं है, ये पहले से जैसे थे वैसे ही है, बट इन पार्ट को समझने का तरीका बढ़ गया सर. तो मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए, इसको अच्छे से प्रॉपर देख के जाना चाहिए, इसका क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली बन सकता है. ठीक है, आई मेरी बात समझ? आओ आगे देखते हैं और क्या अमेंडमेंट है. देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्यूटी. सर ये ओमिट हो गया है, मतलब पहले ये एग्जेम्प्ट था, अब ये क्या हो गया सर? टैक्सेबल हो गया. तो ध्यान रखना सर, जो स्टूडेंट पुराना पढ़ के जाएगा वहां पर लोचा हो जाएगा सर, वो एग्जेम्प्ट कर जाएगा सर. तो सर हम अगर एक्सेस टू रोड कर रहे हैं और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी पेमेंट होगा तो अब वो टैक्सेबल है. पहले एग्जेम्प्ट था, अब ये टैक्सेबल हो गया. ठीक है, छोटी अमेंडमेंट है बट ध्यान रखने वाली बात है. ये वाली अमेंडमेंट मेरे को तो नहीं लगता एग्जाम में आएगी, कि सर फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला था वो 2020 कोविड आ गया, तो सर इन्होंने बोला एग्जेम्पशन तो है बट वेन एवर रीशेड्यूल्ड. अब कब रीशेड्यूल होके इंडिया में वापस होगा वो तो समय ही बताएगा सर. ठीक है, तो ये वेन एवर रीशेड्यूल वर्ड ऐड किया इन्होंने, इन्होंने डेट हटा दी. इन्होंने बोला कोई स्पेसिफिक डेट तो हमें पता नहीं है सर कि रीशेड्यूल कब होगा और इंडिया में वापस कब होगा, बट जब भी होगा सर हम तब उसको एग्जेम कर देंगे. ठीक है, आई बात समझ? आओ नेक्स्ट अमेंडमेंट. अगला चैप्टर है सर वैल्यू ऑफ सप्लाई. अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या अमेंडमेंट है देखो, याद है अब भी मैंने आपको सिखाया सर नो क्लेम बोनस. ठीक है, अब ये जो नो क्लेम बोनस है, बात ये आती है सर आपने बोला इसको सप्लाई नहीं मानते, तो सर जब हम वैल्यू निकालेंगे इंश्योरेंस के केस में, इंश्योरेंस के केस में जब हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो वैल्यू निकालते टाइम जो मेरा एग्जाम्पल ऊपर नहीं था, और मैं आपको अपना एग्जाम्पल दिखाता हूं, एक मिनट, ये रहा सर.
अब बात आती है इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने की। तो सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन ये है कि सर वैल्यू ऑफ सप्लाई, ध्यान दो, वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000 होगा कि 18,000 होगा। कॉमन सेंस, जब आप ये 2000 को सप्लाई मान ही नहीं रहे हो तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? 18,000। वेरी सिंपल, ऐसा ही दिया हुआ है, बट मैंने आपको एक बार इसलिए दिखा दिया ताकि आपको ये याद रहे। सर देखो लिखा भी है मैंने, हाईलाइट किया, आफ्टर डिडक्शन ऑफ नो क्लेम बोनस मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है, और उस पे जीएसटी लग जाएगा। क्लियर हुआ? सिंपल था, इजी अमेंडमेंट, ठीक है। आगे आओ, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमेंडमेंट देखते, ध्यान दो। आईटीसी में अपन रूल 37A जो नया आया है वो पढ़ने के पहले मैं चाहता हूं एक बार आप ये देखो, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, रूल 37। ये नया नहीं है, ये हम पहले भी पढ़े हैं सर। ये वही लॉ है कि सर 180 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना रहता था। पुराना जो लॉ था सर वहां पर लिखा हुआ था होली, मींस आपको 180 डेज के अंदर पूरा पेमेंट करना रहता था। अगर आप पूरा पेमेंट नहीं किए तो उस केस में सर क्या होता था, आपका सर आईटीसी रिवर्स करा देते थे। यही केस पढ़ के आए हैं सर अपन। सिंपल, इन्होंने क्या किया, पार्टली वर्ड ऐड कर दिया। पार्टली वर्ड ऐड करने का मतलब ये है सर, अगर कोई पर्सन 180 डेज के अंदर अगर मान लो उसे 10 लाख रुपीस देने का, गुड्स प्लस टैक्स को मिला के उसको 10 लाख रुपीस देने का है, और मान लो उस पहले पुराना लॉ ये होता था कि अगर उसने पूरा 10 लाख नहीं दिया तो रिवर्सल होता था। अब नया लॉ ये बोलता है सर मान लो उसने 2 लाख रुपीस दे दिया और मान लो 8 लाख रुपीस नहीं दिया तो उस केस में भी रिवर्सल हो जाएगा। इन्होंने पार्टली वर्ड ऐड कर दिया। आया समझ? पहले मैं आपको ये छोटा सा अमेंडमेंट था रूल 37 का ये भी बताया। अब एग्जाम पर्पस के लिए हो सकता है ये इतना इंपॉर्टेंट ना हो, चल भी जाएगा, आप इसको ऊपर से भी ध्यान रखोगे तो चलेगा। होली और पार्टली, सामने वाले ने अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो सिंपल सी बात है सर आपका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, और बाद में अगर आपने नहीं पे किया तो उस केस में सर विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ जाता है। ये सिंपल सी बात थी, रूल 37 में हमने पहले भी ये पढ़ा था। अब रूल 37A जो आया है ये आराम से सुनना और समझना, ठीक है। अच्छा अमेंडमेंट है, मतलब इससे थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, बट थियोरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है सर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयर ऑफ। अब ध्यान से सुनो, कहां पर बात आई, जब अपन रूल 37 पढ़ते थे ना सर, तो ये हम बोलते थे कि सर रेसिपिएंट जो है उसको 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देना है। तो भैया रेसिपिएंट ने चलो मान लो अगले दिन ही पेमेंट कर दिया, सप्लायर को अगले दिन ही रेसिपिएंट ने पे कर दिया। अब जो सप्लायर है, भैया सप्लायर ने क्या किया, जो पैसा उसको रिसिपिएंट से मिला टैक्स के फॉर्म में और वैल्यू ऑफ गुड्स के फॉर्म में या सर्विसेज के फॉर्म में, चलो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का तो पैसा वो रख लिया, बट जो टैक्स था उसको किसको देना था, गवर्नमेंट को देना था। अब सप्लायर ने क्या किया सर, टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया, ठीक है। अब समझो दिक्कत कहां हो रही है, दिक्कत कहां है समझो सर, मैं आपको इसको ना लिख के बताता हूं, आप लिख के समझो, इसको आराम से लिख के समझो, ठीक है। चलो, लाइट का कुछ इश्यूज है शायद, आप ध्यान दो, आप मेरी तरफ फोकस रखना, ठीक है। देखो, एक सप्लायर है, प्लीज ध्यान दो, आपको आराम से समझ आएगा, ठीक है। अपन डेट ले लेते हैं, ठीक। सप्लायर है सर, अभी चल रहा है अगस्त, तो कोई सप्लायर है जिसने जुलाई में सप्लाई किया, ठीक है। जुलाई में जब उसने सप्लाई किया तो सर उसने GSTR 1 फाइल किया होगा, इसका जुलाई का अगस्त में फाइल किया होगा, ठीक है। और अगस्त में फाइल करते टाइम GSTR 1 में उसने दिखा दिया। क्लियर? सर जो रेसिपिएंट है, ठीक है, रेसिपिएंट ने जुलाई में ही इसको पेमेंट कर दिया। ध्यान से समझो सर, रेसिपिएंट ने सप्लायर को जुलाई में ही पेमेंट कर दिया। अब बात क्या हुई, जुलाई में, जुलाई का उसने सर अगस्त में GSTR 1 डाला, अब यही बंदा GSTR 3B भी डालेगा सर, ठीक है। सप्लायर ही तो GSTR 3B डालेगा ना सर, ये 3B डालेगा सर, ये भी अगस्त में डालेगा, ठीक है। GSTR 3B अगस्त में डालेगा। अब बात ध्यान से सुनना, इसको GSTR 3B डालना चाहिए था अगस्त में, ये पर्सन GSTR 3B अगस्त में नहीं डाला,
तो प्रैक्टिकली सर इसने गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया, इसको गवर्नमेंट को पेमेंट करना था टैक्स का, तो इसने गवर्नमेंट को पे नहीं किया है टैक्स का। अब दिक्कत ये आती है सर, जब ये गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करता है टैक्स को, तो सर सेक्शन 16 बीच में आ जाता है। और सेक्शन 16 ये बोलता है सर, मैं 4 कंडीशन बताता हूं आपको क्रेडिट क्लेम करने के लिए। 4 कंडीशन में से एक कंडीशन ये थी कि सर टैक्स हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट। टैक्स आप किसको पे कर रहे हो? टू द गवर्नमेंट। अब आप समझो, ये पर्सन जो सप्लायर था, इसको मैं छोटा कर लेता हूं, देखो ये पर्सन जो सप्लायर था जिसको जीएसटीआर 3B फाइल करना था और गवर्नमेंट को पे करना था, इसने गवर्नमेंट को पे नहीं किया। तो सर गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो सर जो क्रेडिट की वन ऑफ द कंडीशन थी कि टैक्स इज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, वो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो उसके कारण सर ये जो रेसिपिएंट था, ठीक है, ये पर्सन जो क्रेडिट लिया था, अब इसकी क्रेडिट क्या हो जाएगी सर? रिवर्सल हो जाएगी। ठीक है, यही होता था सर, पुराना लॉ यही था, कुछ भी मैंने अभी तक नया नहीं बोला है। पहले जो पुराना चल रहा था वही मैंने आपको समझाया, उसकी क्रेडिट क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। होना भी चाहिए सर, क्योंकि सर क्रेडिट की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब आप समझो सर, सामने वाला गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहा है, उसके कारण गवर्नमेंट मेरी लंका लगा दी है। क्यों? सर मेरी क्रेडिट रिवर्स करा दी। गवर्नमेंट ने बोला भैया वो पेमेंट नहीं किया, हम आपकी क्रेडिट रिवर्स करा देंगे। अब सिंपल, पहले के लोग क्या करते थे, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आया था रूल 37 है, तो वो बेचारा क्या करता था, सामने वाले को फोन करके बोलता था भाई तू जीएसटीआर 1 भी डालना, जीएसटीआर 3 भी डालना, क्योंकि अगर तू कुछ नहीं करेगा तो उसका नुकसान मुझे हो जाएगा। ठीक है, एक रेसिपिएंट बेचारा सप्लायर के पीछे पड़ा रहता था कि तू ये सब करके दे। अब होता ये है, कई बार सर सप्लायर के पास भी ऑल ऑफ द सडन कोई सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसके कारण वो जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं कर पाए। हो सकता है सर, कई बार ऐसे रीजंस भी आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला सर एक काम करते हैं, लेट्स मेक अ चेंज, लेट्स मेक एन अमेंडमेंट, और इन्होंने रूल 37A लाया। अब इन्होंने रूल 37A लाके इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, समझना आराम से, इसको मैं लिख के दिखाता हूं आपको। सर जुलाई मंथ की सप्लाई थी, पहले तो ये समझो, जुलाई मंथ की सप्लाई थी, ठीक है, इसका जीएसटीआर 3 भी जाना चाहिए था अगस्त मंथ में। क्रिस्टल क्लियर? अब अपन एक काम करते हैं, एकदम सिंपल लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। सर ये चल रहा है हमारा 2023, ठीक है, 2022 23 चल रहा है सर हमारा। तो 23 आज इसी के टाइम के पीरियड का ले लेते हैं सर, जुलाई का है, अगस्त में डल जाना चाहिए था, जीएसटीआर भी 3 भी डल जाना चाहिए था, पेमेंट हो जाना चाहिए था और मुझे क्रेडिट मिल जाना चाहिए था। ये हम किसकी बात कर रहे हैं सर? ये बात कर रहे हैं हम सप्लायर की, ठीक है, ये बात कर रहे हैं सप्लायर की। अब मान लो, ध्यान देना सर, मान लो कि सर सप्लायर ने अगस्त मंथ तक जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया, तो सरकार ने बोला भैया ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, सरकार ने बोला हम इस पर्सन को टाइम पीरियड देते हैं, सप्लायर को, किसको? सप्लायर को, कि भैया आप जीएसटीआर 3 भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर तक, कब तक? सितंबर तक, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? 23-24, 23-24 के सितंबर एंड तक, ये देखो यहां पर दिया हुआ, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, टिल द 30th सितंबर, टू बी प्रिसाइज 30th सितंबर तक आप क्या कर लो, जीएसटीआर 3 भी डाल दो। अब अगर ये सर 30th सितंबर तक जीएसटीआर 3 भी नहीं डालता, तो उस केस में जो रिसिपिएंट है, ठीक है, जो रिसिपिएंट है, सरकार ने बोला भैया उस केस में देखो, हम पहले क्या करते थे, अगस्त मंथ में इसको जीएसटीआर 3 भी डालना था, अगस्त मंथ में नहीं डाला, तो उस केस में हम तुरंत के तुरंत आईटीसी को रिवर्स करा देते थे। रिसिपिएंट को हमने बोला भैया सुनो, अब हम 30 सितंबर तक वेट कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक जीएसटीआर 3 भी डाल ले। अगर वो डाल देगा तो सर हम आपको क्रेडिट दे देंगे,
अगर वो यहां पर जीएसटीआर 3B डाल दिया, 30 सितंबर तक जीएसटीआर 3B डाल दिया, तो सरकार बोलती है आप क्रेडिट कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आपकी क्रेडिट कंटिन्यू चलेगी। क्रेडिट कंटिन्यू चलेगी। क्रेडिट कंटिन्यू का मतलब है सर, पहले जो वो आपकी क्रेडिट इंस्टेंट रिवर्स कराते थे, अब वो इंस्टेंट रिवर्स नहीं करा रहे, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर 30 तक वेट करेंगे और तब तक वेट करेंगे और तब तक आपको क्रेडिट देते रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट आपकी कंटिन्यू रहेगी। पर मान लो अगर वो 30 सितंबर तक नहीं किया, तो सरकार ने बोला भैया उस केस में ध्यान दो, उस केस में आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा टिल 30 नवंबर। ठीक है, देखो, where the said amount of input tax credit is not reversed by the registered person in a return in form GSTR 3B on or before the 30th November the following end of the financial year। आपको सर ध्यान दो, मेरे तरफ ध्यान दो, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं क्योंकि ये सितंबर तक तो चले गए हम। ठीक है, ये सितंबर क्या है, सितंबर 2024। आपको ये बोल रहे हैं सर 30 नवंबर 2024 तक आपको क्या करना पड़ेगा, अब अपनी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल। ये बंदा सितंबर तक, ये बंदा अगर सितंबर तक जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, तो उस केस में आपको ये टाइम दे रहे हैं सर कि 30 नवंबर तक, 30 नवंबर तक का टाइम पीरियड दिया जा रहा है। जो क्रेडिट आपने ले ली थी, अब वो क्रेडिट आपकी गई और आपको क्रेडिट रिवर्स करना है। एक स्टूडेंट बोला सर यहां पर सिर्फ क्रेडिट रिवर्स करना रहता है। यस, यहां पर सिर्फ क्रेडिट रिवर्स करना रहता है, पर अगर आप 30 नवंबर के और आगे बढ़ गए तो सरकार बोलती है यहां पर तो क्रेडिट भी जाएगी प्लस इंटरेस्ट भी लग जाएगा। इंटरेस्ट कितना, वही 18% के हिसाब से इंटरेस्ट भी लग जाएगा, क्रेडिट भी जाएगी और इंटरेस्ट भी 18% के हिसाब से लग जाएगा। फिर एक स्टूडेंट ने पूछा मान लो सर अगर ये पर्सन 30 सितंबर के बाद जीएसटीआर 3B फाइल कर देता है सर आफ्टर, तो सर जो हमारी क्रेडिट यहां पर चली गई थी, क्या वो क्रेडिट हम वापस ले पाएंगे? यस, आप वो क्रेडिट वापस ले पाएंगे, आप फिर से क्रेडिट ले सकते हैं, बट ये बात का ध्यान रखना कि आप इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाओगे। तो सिंपल इन्होंने रूल 37A लाके यही चीज की कि सर जो आपकी क्रेडिट इंस्टेंट रिवर्स होती थी अब इंस्टेंट नहीं होगी, अगले साल के 30 सितंबर तक अपन वेट करेंगे कि वो बंदा जीएसटीआर 3B डाल दे। कौन? सप्लायर। अगर वो डाल दिया तो मेरी क्रेडिट जो चल रही थी वो चलती रहेगी, नहीं डाला तो सरकार ने बोला भैया 30 नवंबर तक का तुमको टाइम दे रहे हैं, तुम जो क्रेडिट लिए थे उसको रिवर्स कर दो। तुम अगर 30 नवंबर तक रिवर्स नहीं किए तो सरकार बोली उसके बाद हम तुम्हारे से क्रेडिट प्लस उस पे इंटरेस्ट भी लेंगे। और अगर मान लो 30 सितंबर के बाद सप्लायर फिर से मान लो अक्टूबर नवंबर में जीएसटीआर 3B डाल दिया, तो उस केस में तुम्हें क्रेडिट तो मिल जाएगी, बट याद रखना आप क्रेडिट को रीअवेल कर लोगे, बट इंटरेस्ट जो आपने पे किया है उसका कुछ नहीं होगा, दैट इज प्योर लॉस, डेड लॉस है आपका। आया समझ? ये मैंने आपको पूरा ना एक चार्ट के फॉर्म में समझाया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये चार्ट मैंने इसलिए प्रॉपर तरीके से लिख के दिया है, आप इसकी फोटो स्क्रीनशॉट जो लेके रखना चाहो रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से स्टूडेंट को ये रखना चाहिए, क्योंकि रीजन ये है सर कि आप जब इसके बेयर प्रोविजन से पढ़ते जाओगे, माइट बी पॉसिबल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर समझ नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बार कई चीजें लैंग्वेज से आप स्किप कर जाओ, ये रह जाए, तो फिर उस केस में आपका लॉस हो जाएगा। इसका थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, आपको इसका जो एग्जांपल मैंने करंट दिया है इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये करंट एग्जांपल के बेसिस में ही क्वेश्चन बनेंगे सर, यही तो क्वेश्चन बनेगा सर। ठीक है, आपके एग्जाम में तो लेटेस्ट ही क्वेश्चंस बनेंगे ना सर, तो एग्जांपल मैंने इसीलिए करंट ईयर का लेके लिया ताकि एक बच्चा जब बनाए तो उसको क्लैरिटी रहे। इनपुट टैक्स क्रेडिट में यही एक सबसे बड़ी अमेंडमेंट थी जो मेरे को लगता है एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए, और वो एक रूल 37 की जो अमेंडमेंट थी, होली और पार्टली वर्ड ऐड हो गया, वो ध्यान रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा बड़ी है। 37A नया रूल है, नई चीज है, बहुत अच्छी है,
बहुत सही किए। जो मेरी पहले एक सप्लायर के कारण लंका लग जाती थी, मेरी वाट लग जाती थी, अब वाट नहीं लगेगी। मेरी कम से कम बैंड नहीं बजेगी सर, ठीक है? मुझे टाइम ज़्यादा मिलेगा, कम से कम मैं सितंबर तक उसको फ़ोन कर कर के अगले साल सितंबर तक फ़ोन कर कर के जीने नहीं दूँगा। तू डाल भाई जीएसटीआर 3 भी, नहीं तो मैं लटक गया हूँ, ठीक है? कम से कम मुझे टाइम पीरियड ज़्यादा मिल गया। आई बात समझ? ये मैंने आपको आईटीसी का अमेंडमेंट बताया। अब इसके बाद सर आगे और अमेंडमेंट है, छोटे-छोटे से हैं बट हैं। सर उन्हें हमें देखना है सर। रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स है, पैन और आधार को लेके, उसको ध्यान देते हैं सर, ठीक है? चलो, ध्यान दो रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सिंपल छोटी-सी अमेंडमेंट, ज़्यादा नहीं है सर, और एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अपन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं। हमें भी पता है सर, हमें पैन नंबर के थ्रू ही अप्लाई करना होता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए। अब इन्होंने क्या बोला सर, एक सिंपल सा अमेंडमेंट है, सिंपल है कि सर जो पैन नंबर है शैल बी वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय द कॉमन पोर्टल फ्रॉम द डाटाबेस मेंशन्ड बाय द सीबीडीटी। होता क्या है सर, अपन इनकम टैक्स में ना पैन नंबर देते हैं और पैन नंबर के थ्रू ही सब चीजें लिंक्ड होती है। तो इन्होंने क्या बोला सर, आधार का जब अपन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तब भी अपन पैन नंबर का यूज करते हैं। तो सर जो भी आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस पैन नंबर के टाइम दिए गए थे, वही अब जीएसटी में लिए जाएंगे। मतलब पहले क्या होता था, हम मोबाइल नंबर अलग से दे सकते थे, ईमेल आईडी अलग दे सकते थे, अब ऐसा नहीं है सर। जो पैन नंबर में आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर डले हुए हैं, वही यहां पर सर जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी यूज होगी, आप अलग से नहीं दे सकते। ये अच्छा किया। एक हिसाब से सर जो लोग अलग-अलग दे के चोरी करते थे सर, बहुत सारे लोग हैं, मैंने भी बहुत लोगों के टच पे आया है जो इस टाइप से प्लानिंग करते थे। मोबाइल नंबर किसी और का चल रहा है, ईमेल आईडी कुछ और चल रही है, ये सब चीज़ें कहानी खत्म होगी, क्योंकि अब आपका क्या रहेगा, जो इनकम टैक्स में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चल रहा है, वही अब जीएसटी में भी होगा, सिमिलर होगा। तो सर गवर्नमेंट को आपको पकड़ना आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना खास नहीं है सर। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन, ये भी हमने पहले भी पढ़ा था सर कि आधार ऑथेंटिकेट कराना पड़ता है सर। हमारे पास टाइम लिमिट थी, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये सेम है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है। बट सर ये कुछ नया ऐड किया है इन्होंने, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। इन्होंने बोला सर, ध्यान से सुन लो, एक बार सुन लो, समझ लो, काफ़ी है। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये अभी एप्लीकेबल भी सिर्फ़ एक ही स्टेट में हुआ है, गुजरात में। तो सब जगह ये एप्लीकेबल हो नहीं रहा है, सब जगह ये एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए अभी एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम है। बट गुजरात के लिए है, तो ऐसा तो नहीं है पेपर सिर्फ़ गुजरात के लिए बनेगा, पेपर ऑल इंडिया बेसिस के लिए। इसलिए अभी ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम है। अब इन्होंने क्या बोला सर, देखो हमें कई लोगों के ऊपर डाउट होता है। बहुत सारे लोगों के ऊपर डाउट होता है कि लोग गलत आधार नंबर या पैन नंबर या गलत यूज करके लोग फ्रॉड करते हैं। तो सरकार ने बोला सुनो, आजकल एआई का जमाना है सर। तो हम क्या करेंगे सर, डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स एआई के थ्रू डिसाइड होगा कि एआई ऐसे सस्पेक्टेड पर्सन को ढूंढेगा जिनके डाटा या जिनके प्रोफाइल में रिस्क लग रहा हो, जिनके डाटाज या प्रोफाइल में रिस्क लग रहा हो, उन लोगों को एआई सर बोलेगा कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सर बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू फिजिकली ऑथेंटिकेट कराने आओ। मतलब अब अपन को क्या करना पड़ेगा सर, मान लो एआई ने ढूंढा कि वर्धमान सर का जो जीएसटी है उसमें डाटा एनालिसिस किया, रिस्क पैरामीटर्स ढूंढा, लगा कि वर्धमान सर बहुत रिस्की काम कर रहे हैं, जीएसटी की चोरी वोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं या गलत आधार नंबर से काम कर रहे हैं कुछ। तो उस केस में क्या होगा, मुझे मुझे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आधार कार्ड के लिए सर, ठीक है? मतलब मैं आधार कार्ड सिर्फ दे के नहीं बच सकता, मुझे बायोमेट्रिक अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। एज़ सच ये अभी पूरे इंडिया लेवल पे एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार रीड करना है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ सकते हो सर। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल, सर इन्होंने यही बोला सर, यहाँ पर भी यही अमेंडमेंट की है सर, ठीक है? ऐसा कोई आदमी जो अपना आधार ऑथेंटिकेट करवाया सर, कल के दिन डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस में हम उसको फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने आप को मूव कर रही है कि वो भी एआई टेक्नोलॉजी यूज करे और उसके बेसिस में ढूंढे कौन चोर है, और जो चोर मिलेगा उसका सर आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएंगे और फिजिकल वेरिफिकेशंस भी होगा सर, जिसका एआई ढूंढ के देगा कि ये आदमी चोर है, ठीक है? ऐसे कुछ छोटे से अमेंडमेंट हुए, आप इनको एक बार देख सकते हो, ये इतना ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ठीक है? अगला अमेंडमेंट जो आया है, देखो, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड ई वे बिल। इसमें छोटे छोटे अमेंडमेंट है ई वे बिल से रिलेटेड, और एक दो अमेंडमेंट और भी है जो काम के, बाकी इतना ज्यादा डीप डिटेल अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है? चलो ध्यान दो। देखो टैक्स इनवॉइस में क्या बोलता है, अपन रूल 46 पढ़े थे, जहां पर अपन पढ़े थे कि टैक्स इनवॉइस के पर्टिकुलर्स क्या होंगे। उसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट है, छोटी सी। हमने ये बोला था सर
अगर सामने वाला रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में सर टैक्स इनवॉइस में रिसिपिएंट की पूरी डिटेल्स, नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर सब डालना पड़ता है। सर अगर अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो हम बात ये करते थे कि सर वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो सर पूरी डिटेल्स देना जरूरी है। अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो अनरजिस्टर्ड की डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकते हो, नेम, एड्रेस वगैरह जो है डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकते हो, कंपलसरी नहीं था। ठीक है, अब इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके क्या बोला देखो सर, हाउएवर वेयर एनी टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड बाय और थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर और by a supplier of OIDAR, सर ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, ये दो लोगों के लिए सर देखो, और बाय अ सप्लायर ऑफ OIDR सर्विसेज टू अ रेसिपिएंट हु इज अनरजिस्टर्ड। मतलब देखो सिंपल सी बात है, इधर ध्यान देना। हो गया, हाँ ठीक। मतलब सिंपल सी बात, ई कॉमर्स ऑपरेटर प्लस OIDAR वाले लोग अगर ये दोनों मिलके अनरजिस्टर्ड को अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सरकार ने बोला भैया इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, चाहे वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ भी हो, 1 रुपए हो या 1,00,000 रुपए हो, सर इनको टैक्स इनवॉइस इशू करना है और सर टैक्स इनवॉइस इशू करके सर रिसिपिएंट के नेम, एड्रेस और डिटेल्स पूरे प्रोवाइड करना है। ठीक है, टैक्स इनवॉइस इशू करना है और टैक्स इनवॉइस में इनको नेम, डिटेल्स सब प्रोवाइड करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनवॉइस। तो आप इसको एग्जाम में इस सेंस में याद रखना कि सर ई कॉमर्स ऑपरेटर या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज वाले लोग जो हैं, ये लोगों के केस में इसको क्या हो गया, ठीक है, ये लोगों के केस में गवर्नमेंट ने सिंपल बोला सर कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी भी हो, वो कितने भी रुपए की हो, 1 रुपए की हो, 1,00,000 रुपए की हो, आपको सर अनरजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आई बात समझ, सिंपल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और क्या है। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, ये बहुत सिंपल अमेंडमेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस मेरे को नहीं लगता इसके हैं सर। देखो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट क्या है, ध्यान देना। इन्होंने बोला सर इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई आप जब बनाओगे तो जो बनाओगे उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो पर्टिकुलर एज पर रूल 46, 54 और रूल 49 के हिसाब से होना चाहिए। 46 टैक्स इनवॉइस है, सर 54 जो है बिल ऑफ सप्लाई का है, उसके बेसिस में पर्टिकुलर्स के बेसिस में आप इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बनाओगे। याद है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई अपन कब इशू करते हैं, टैक्स इनवॉइस होता है टैक्सेबल के लिए, बिल ऑफ सप्लाई होता है जब कोई एग्जेम्प्टेड का काम करता है, और इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई तब होता है सर जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों सप्लाई करता है। ठीक है, ये सिंपल है, ऐसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड एक छोटा सा अमेंडमेंट है, ज्यादा बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। देखो exemption from generation of e-invoice is for an entity as a whole and is not restricted by the nature of supply being made by the said entity। ध्यान दो सर, ये बहुत छोटा सा सिंपल सा अमेंडमेंट है। इन्होंने बोला सर ध्यान दो, अगर कोई बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, और अगर इंस्टीट्यूट सर ये एग्जाम्पल के थ्रू है, मतलब अमेंडमेंट जो है एग्जाम्पल के थ्रू है, तो मेरे हिसाब से इलस्ट्रेशन सर आपको ध्यान रखना चाहिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब अमेंडमेंट क्या है ध्यान से सुनना। मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट से आपने एग्जेम्प्ट किया है, तो एक डाउट ये अराइज हुआ सर ई इनवॉइसिंग के रिक्वायरमेंट से जो एग्जाम किया जाता है वो एक पर्टिकुलर सप्लाई के लिए किया जाता है या पूरे एंटिटी एज अ होल किया जाता है। तो इन्होंने यही चीज को क्लैरिफाई किया। देखो in terms of notification this certain entities sectors has been exempted from the mandatory generation of e-invoicing। ठीक, it is hereby clarified that the said exemption from generation of e-invoice is for the entity as a whole and is not restricted by the nature of supply। सर ये restricted नहीं है nature of supply पे, ये पूरे entity पे applicable है। ठीक है, ये पूरे एंटिटी पे एप्लीकेबल है, पर्टिकुलर कोई सप्लाई के लिए नहीं है या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, देखो इसको इन्होंने इलस्ट्रेशन से भी समझाया। इलस्ट्रेशन से क्या बोल रहे हैं देखो, अ बैंकिंग कंपनी प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज में आल्सो बी इन्वॉल्वड इन मेकिंग सम सप्लाई ऑफ सम गुड्स इंक्लूडिंग बुलियन। द सेड बैंकिंग कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस, एग्जेम्प्टेड है फॉर ऑल द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑल।
ठीक है, ऑल एंड thus विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई। कोई भी सप्लाई से रिलेटेड ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। इन लोग अगर ई इनवॉइस के लिए एग्जेम्प्टेड है तो चाहे जो भी टाइप की सप्लाई करे सभी के लिए ये एग्जेम्प्टेड रहेंगे। आई बात समझ? ये सिंपल सिंपल। इसके बाद देखो, ई-वे बिल विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। ई-वे बिल कुछ केसेस में नहीं रिक्वायर्ड होता, ये सब हम केसेस पढ़ के आए। इसमें ज्वेलरी वाला जो था सर, इसमें इन्होंने अमेंडमेंट करके क्या बोला देखो, एक्सेप्टिंग जो इंटीमेशन ज्वेलरी, मतलब सर इंटीमेशन ज्वेलरी के केस में ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ध्यान रखना सर, ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा इंटीमेशन ज्वेलरी के केस में, क्योंकि इन केस अगर एग्जाम में ये आ गया, देखो थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटीमेशन ज्वेलरी के केस में ई-वे बिल की जरूरत है कि नहीं है। सर जिस टाइप के मी में क्वेश्चन आए हैं सीए वालों के, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है इससे। तो ध्यान रखना, इंटीमेशन ज्वेलरी के केस में अब ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट है। आई बात समझ? आगे देखो सर, अब आता है पेमेंट ऑफ टैक्स। इस पेमेंट ऑफ टैक्स में भी एक छोटी सी अमेंडमेंट है, ज्यादा बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, इसको ध्यान देते हैं, ध्यान दो। तो गाइस देखो, पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर पे छोटी अमेंडमेंट है, इतनी बड़ी अमेंडमेंट नहीं है। रिटर्न वाले चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, उसके बाद इंपॉर्टेंट मतलब अमेंडमेंट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट पूरे कवर हो जाएंगे। चलो ध्यान दो सर, अमेंडमेंट क्या है? सर देखो सिंपल सी बात है, अपन जब जीएसटी का पेमेंट करते हैं तो सर चालान नंबर हमारा सीआईएन जनरेट होता है। ठीक है, हम बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं, हमारा चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। अब कई बार ऐसा होता है सर कि हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट तो हो जाता है बट सीआईएन नंबर जनरेट नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है सर, जीएसटी डिपार्टमेंट ये बोलता है कि भैया उसका पेमेंट ही नहीं हुआ है। अब देखो मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हुआ, चालान नंबर जनरेट नहीं हुआ, उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। तो इन्होंने क्या किया सर, देखो इन्होंने सिंपल सी बात बोली कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि सर आपका सीआईएन नंबर जनरेट ना हो पाए, भाई कई बार ऐसा हो जाता है, तो उस केस में सर ई कैश लेजर में बी अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रॉल of the RBI in cases where the details of said e-scroll are in conformity with the details in challan generated in form GST PMT 06 on the common portal। इसका मतलब सर आरबीआई का जो ई स्क्रॉल है उसके बेसिस में अगर चला, देखो आरबीआई का ई स्क्रॉल और जो चालान है दोनों की अगर डिटेल्स मैच हो गई तो उस केस में भले ही आपका चालान नंबर जनरेट नहीं हुआ है बट आपकी डिटेल्स प्रॉपरली मान ली जाएगी कि कम्युनिकेट हो गई है और उसके बेसिस में अपडेट कर ली जाएगी। अब एक स्टूडेंट बोला सर ई स्क्रॉल क्या होगा? ई स्क्रॉल मतलब सर जो बैंक से अपन ने पेमेंट किया होगा वो बैंक के पास भी तो डिटेल होगा ना सर, कि मैंने जीएसटी का इस डेट को इस टाइम को ये नंबर सब किया होगा। तो वो जो बैंक के पास डिटेल है उस डिटेल को चालान की डिटेल से मैच किया जाता है। मैच करने के बेसिस में ये चेक किया जाता है कि सर क्या वो सही है। अगर जो आपने चालान के लिए डिटेल्स डाली है, देखो मैं जो चालान के लिए डिटेल्स डाला हूं और जो ई स्क्रॉल में डिटेल्स है, अगर ये दोनों मैच हो गई तो उस बेसिस में ये अपडेट कर देंगे और अपडेट करके ये माना जाएगा कि आपका जीएसटी का पेमेंट हो गया। सिंपल है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, बैकएंड पे आप लोगों को सेफ्टी दी जा रही है कि कई बार ऐसा होता है सर, आप भी जानते हो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कई बार हम पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट डेबिट तो हो जाता है बट चालान जनरेट नहीं होता है। तो उस सेंस में एक बेसिकली क्लाइंट को बचाने वाली बात है, बच जाएगा इससे कोई भी पर्सन, ताकि अगर सीआईएन जनरेट नहीं भी हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ? ये छोटा सा अमेंडमेंट था सर, ये वाला अमेंडमेंट अपन पढ़ चुके हैं, ये 88 बी है। ठीक है, ये अमेंडमेंट पहले भी कवर हो चुका है सर, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें 18% वाली बात थी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले अमेंडमेंट कवर कर चुका हूं मैं मई में। ठीक है, अब आते हैं रिटर्न वाले चैप्टर में। देखो रिटर्न वाले चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है, सेक्शन 37 में अमेंडमेंट है। बट सेक्शन 37 की अमेंडमेंट पढ़ाने से पहले मुझे आपको कुछ और पढ़ाना पड़ेगा सर, क्योंकि वो पहले पढ़ा हुआ होगा तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है सर। ध्यान दो, आपको पहले सीखना पड़ेगा सर रूल 88C, पहले आप ये सीखो, फिर मैं आपको सेक्शन 37, याद है ना सेक्शन 37 आउटवर्ड की डिटेल्स डालते हैं अपन, तो वो डिटेल से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट आई है वो तभी समझ आएगी पहले जब रूल 88C समझ आएगा। अब रूल 88C क्या बोलता है सर, देखो मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंसेस इन लायबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड देन रिपोर्टेड इन रिटर्न। देखो सर, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मतलब जीएसटीआर 1 एंड दैट रिपोर्टेड इन रिटर्न मतलब जीएसटीआर 3 भी। अब इन दोनों में अगर डिफरेंसेस आ रहा है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो
ध्यान देना, सिंपल सी बात है। इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। आराम से ध्यान देना। Where the tax payable by a registered person in accordance with the statement of outward supply furnished by him in GSTR 1 or using the IFF facility, ठीक है, in respect of the tax period exceed, देखो क्या लिखा हुआ है, exceed the amount of tax payable by such person in accordance with the return for that period by furnished by him in form GSTR 3B। सर उसका टैक्स ज्यादा देने का बनता था, बट वो बंदे ने जीएसटीआर 3B में टैक्स कम दिया, उस केस में by such amount and such percentage as may be recommended by the council, the said registered person shall be intimated, उसको इंटीमेट किया जाएगा डिफरेंसेस इन पार्ट ए ऑफ द फॉर्म जीएसटी डीआरसी 101B, इलेक्ट्रॉनिकली उसे इंटीमेट किया जाएगा सर कि आपका जितना 3B में पेमेंट करने का बनता था आपने उससे कम पेमेंट किया है, ठीक है। एंड अ कॉपी ऑफ सच इंटीमेशन विल शैल आल्सो बी सेंट टू हिज रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। सर जो इंटीमेशन जनरेट होगा वो इंटीमेशन सर उसको ईमेल आईडी में भी भेजा जाएगा, हाईलाइटिंग द सेट डिफरेंस एंड डायरेक्टिंग हिम टू, दो बातें की जाएगी उसके साथ, भैया या तो तुम डिफरेंस टैक्स लायबिलिटी पे कर दो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ठीक है, थ्रू ये वाले फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03, या तो फिर आप एक्सप्लेन कर दो कि ये डिफरेंसेस क्यों है टैक्स पेबल में, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको 7 डेज दे रहे हैं, 7 डेज का टाइम है, और नहीं तो फिर आप टैक्स लायबिलिटी पे कर दो। अब देखो, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन आइदर, या तो आप पे कर दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, ये सब फॉर्म्स है, आप पे करो विथ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, बात खत्म सर। या रिप्लाई फर्निश कर लो इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 7 डेज कि भैया क्यों डिफरेंसेस दिख रहे हैं, क्या रीजन है, क्या ऐसा कारण है जीएसटीआर 3B और 1 के बेसिस में डिफरेंसेस दिख रहे हैं सर, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं बताया तो जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है एज पर सेक्शन 79 हम आपके खिलाफ रिकवरी कर देंगे। आपने पे भी नहीं किया, 7 डेज के अंदर इंटीमेट भी नहीं किया, रिप्लाई भी नहीं किया उस इंटीमेशन का, तो सर उस केस में हम आपके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 79 कर लेंगे। एक स्टूडेंट बोला सेक्शन 79 क्या है सर, वो अभी आपके इंटर के लिए सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये बात समझ आई। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना समझना, ये हम समझ गए कि कोई भी पर्सन को भाई जिसकी डिफरेंसेस दिख रहे हैं लाइबिलिटी में जीएसटीआर 1 और 3B में, उसको रिप्लाई करना पड़ेगा या तो पे करना पड़ेगा। अब आके ऊपर समझते हैं सर, देखो अब हम इससे रिलेटेड चीजें समझते हैं। देखो, GSTR 1 cannot be furnished in certain cases. A registered person shall not be allowed to furnish the detail of the outward supplies for a tax period if the detail of the outward supply for any of the previous tax period has not been furnished by him. सर अगर कोई पर्सन, ये पहले भी हम कवर किए, ये नया नहीं है सर, कोई भी एक पर्सन अगर पहले आउटवर्ड डिटेल्स नहीं डाला है तो सर वो करंट मंथ की भी आउटवर्ड डिटेल्स नहीं डाल पाएगा। मतलब अभी चल रहा है अगस्त, मतलब अगर आपने जुलाई का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है तो अगस्त का भी आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे, ये हमने पहले भी पढ़ा था सर, सिंपल सी बात थी। बट इसमें ये देखो एक चीज और अमेंडमेंट हुआ है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। ए और बी वाला पॉइंट हमारा पहले का पढ़ा हुआ है, सी वाला पॉइंट अमेंडेड है। देखो, टैक्स लायबिलिटी ऑन एक्सेस सप्लाई डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 1 इन कंपैरिजन टू जीएसटीआर 3B इज नॉट पेड, ये नया हुआ है सर। मतलब आपकी डिफरेंस इन टैक्स लायबिलिटी है, वो डिफरेंस इन टैक्स लायबिलिटी को आपने पे नहीं किया है, अगर आप पे नहीं करते हो तो उस केस में भी आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। देखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन टू हुम एन इंटीमेशन हैज बीन इशूड ऑन द कॉमन पोर्टल, इंटीमेशन दे दिया गया था उस आदमी को अंडर द रूल ऑफ 88C इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स पीरियड, अब भी पढ़ क्या है, shall not be allowed to furnish the detail of the outward supply of the goods or services both under section 37 in the form GSTR 1 or IFF facility unless जब तक he has deposited the amount specified in the said intimation, या तो वो अमाउंट डिपॉजिट कर दे और has furnished the reply, दो में से एक काम तो कर दे सर, एक्सप्लेन करो रीजन कि आपने सर क्यों डिफरेंसेस दिख रहे हैं, लायबिलिटी पे ऑफ नहीं करी है सर, ठीक है, ये अमेंडमेंट हुआ है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, मेरे हिसाब से ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा
कि कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पर जीएसटीआर 1 फाइल नहीं हो पाएगा। सर पहले 2 केसेस तो हमने पहले भी पढ़े थे सर। ये थर्ड वाला केस आपको ध्यान रखना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, जहां पर आपका जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के बेसिस में अगर आपने पेमेंट कम किया है, डिफरेंसेस दिख रहे हैं, तो उस केस में भी आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे नेक्स्ट मंथ का। समझ आया? बैठा दिमाग में? ये एक अमेंडमेंट थी जो मेरे को आपको समझाना था सर। ये एक रिटर्न में अच्छी अमेंडमेंट थी। और एक और अमेंडमेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखो, एक और अमेंडमेंट है, लास्ट लास्ट जाते जाते लास्ट अमेंडमेंट है, ये हमारी अमेंडमेंट है, ये रही, मैक्सिमम लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। याद है एनुअल रिटर्न, हमें 31 दिसंबर के पहले एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो एनुअल रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड सर लेट फी इन्होंने बताया अंडर सेक्शन 47। तो देखो क्या बताया सर, इन्होंने बोला सर डिलेड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ या उससे कम है, तो सर उस केस में उसकी क्वांटम ऑफ लेट फी देखो 50 रुपीज पर डे, जिसमें 25 सीजीएसटी, 25 एसजीएसटी और 0.04% ऑफ द टर्नओवर, जिसमें 0.02 सीजीएसटी और 0.02 एसजीएसटी, दोनों में विचएवर इज लोअर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है, टू बी लर्न वाली बात है सर ये। ठीक है, इसको आप कोई लॉजिक तो नहीं ढूंढ सकते आप, इसको याद करना होता है सर। ठीक है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर रहा है बट 20 करोड़ से एक्सीड नहीं करता, तो सरकार बोलती है ये 100 रुपए हो जाएगा और ये 0.04 ही रहेगा सर। ठीक है, दोनों में विचएवर इज लोअर। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से भी ऊपर चले गया, तो ये 100 के बदले कितना हो जाएगा, 200। तो आप समझ लो मल्टीपल्स में बढ़ रहा है, 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 2 200। और सर यहाँ पर 0.04 से लेके एकदम अचानक से बढ़ जाएगा, ये 0.50 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में विचएवर इज लोअर। ये लास्ट था, ये मैंने आपकी पूरी अमेंडमेंट्स कवर कर ली सर जीएसटी में। आई होप आप लोगों को अमेंडमेंट्स क्लियर हुई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो सर। क्लासेस से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा सर, मेरा नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में। कोई डाउट्स, क्वेरीज, कोई चीज रहे तो मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा। आप लोग ये करिए सर कि अमेंडमेंट्स जो है ना सर, ये अमेंडमेंट का पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर कहीं ना कहीं जीएसटी से रिलेटेड स्टूडेंट अमेंडमेंट भूल जाता है एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं फिर वो फंस जाता है सर। एक आध पॉइंट भी अमेंडमेंट का अगर आपको नहीं पता होता है तो एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जाती है सर। ये स्पेसिफिकली नवंबर के लिए अमेंडमेंट है, मई के लिए तो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुकी थी, मई के लिए ऑलरेडी मैंने सब चीज कवर कर दी थी। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक नवंबर की अमेंडमेंट मैंने कवर करी। नवंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट चीजें हो गई सर। हमारी रिवीजन सीरीज अभी चल रही है, जितने स्टूडेंट टच में है, जो नहीं भी है उन्हें भी बताओ, लास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसका पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है लास्ट सैटरडे। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा सर अपकमिंग सैटरडे। हर सैटरडे टू सैटरडे लेक्चर रहता है और ट्यूसडे टू ट्यूसडे टेस्ट रहता है। ठीक है, तो इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो, बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है सर। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, कोई भी चीज मिस होगी तो आपका लॉस है। ठीक है, आई होप आपको सब चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।